हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, इससे पहले मैं एक पार्ट आपको वीडियो बनाकर सेंड कर चुका हूँ। उस पार्ट में मैटर का डिफिनेशन क्या होता है मैटर के बारे में, और उसमें जो मैंने बताया था कि मैटर्स जो होते हैं उसके टाइप्स होते हैं, उससे 5 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें मैंने इनका जो कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, इनके बारे में मैं 3 प्रॉपर्टी पहले बता चुका हूँ। इससे फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में आपको शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट डिस्कस हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से कंप्रेसिबिलिटी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड डिफ्यूजन। आज हम इतने पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंटर कन्वर्जन थोड़ा बताएंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो में इतना आप कंफर्म कर लीजिए। इससे पहले मैं पहले वाले टॉपिक को शूट करके आपको भेज चुका हूँ, बना करके सेंड कर चुका हूँ। चलिए हम चलते हैं कंपैरिजन वाले प्रॉपर्टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी हम तीनों में कंपेयर करेंगे। कंप्रेस मीन्स दबाने से होता है, कंप्रेस करना, दबाना। तो यहाँ कह रहा है कि सॉलिड के बारे में कि वेरी स्लो, वेरी लो, मतलब हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके जो है पार्टिकल्स कम क्लोज होते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक, इसलिए उनको प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। बट लिक्विड के बारे में मोर देन सॉलिड यह है कि मोर देन सॉलिड का मतलब है कि लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वह सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। माने उसको हम दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। किसके अपेक्षा, किसके कंपेयर में, सॉलिड कंपेयर में। बट गैस में जो हाईली कंप्रेसिबल, जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसको हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो पहली टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, ठीक, कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो है, लिक्विड का मोर देन सॉलिड एंड गैस का हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, माने 2 मॉलिक्यूल के बीच का, जैसे एक मॉलिक्यूल यह है, एक मॉलिक्यूल यह, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, चाहे वह कम हो चाहे ज़्यादा, ठीक, बिटवीन मॉलिक्यूल 2, माने 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये बताइए, अभी हम पढ़े हैं सॉलिड के बारे में कि वह कंप्रेसिबल नहीं है, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। तो ये बताइए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता, या बहुत कम होता है, या नथिंग नहीं होता है, ठीक। यदि स्पेस रहता तो उसको हम कंप्रेस कर सकते थे, दबा सकते थे, लेकिन ठीक सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। ओके, बट लिक्विड में लार्जर दैन सॉलिड, देखिए मैं टेबल इसलिए ऑलरेडी बना चुका हूँ, लार्जर दैन सॉलिड कह रहा है कि लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वह सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है, ज़्यादा होता है, दूर होता है, इसीलिए वो फ्लो करता है, इसीलिए वो क्या करता है, फ्लो करता है, फिर उसकी फ्लूइडिटी होती है, वो दूर तक रहते हैं। बट गैस में, गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैस की सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक होते हैं, लिखा भी है लार्जेस्ट। गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। चलिए 2 टॉपिक हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब यहाँ फिर वही बात आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ दिया है सॉलिड के रेफरेंस में कि इसका वेरी स्ट्रांग होता है। क्यों होता है वेरी स्ट्रांग? अब मालूम है वेरी स्ट्रांग होने का मतलब कि सॉलिड के बीच, जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वह पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वह क्लोजली पैक्ड होते हैं। बट लिक्विड में लिखा है वीकर, या लिख सकते हैं वीक देन सॉलिड। वीकर माने इससे कुछ कमजोर होता है। जो अंडरवाल फोर्स, कई तरह के फोर्स होते हैं ना, तो उनमें जो फोर्स लगता है सबसे ज़्यादा साइड में होता है, क्योंकि टाइटली बाइंड होता है। उससे कम वीक, उससे कम लिक्विड में होगा। और गैस में, ठीक, गैस में नेग्लिजिबल लिखा है, मतलब कि उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगता ही नहीं है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स गैस में नहीं लगता है। यदि गैस में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगता, ठीक, तो वह गैस के मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल जो उड़ नहीं पाते, फ्लो नहीं कर पाते, हवा में बाहर उड़ नहीं पाते, इसलिए इसको लिखा गया है, ठीक, नेग्लिजिबल। इसमें थोड़ा भी फोर्स नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स माने कह रहा है कि उनमें जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनमें जो पार्टिकल का पोजीशन कैसा होता है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वह किस तरह से अरेंज होते हैं। डिफिनिट, इनडिफिनिट, माने फिक्स होते हैं कि नहीं फिक्स होते हैं। तो साफ साफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सॉलिड में उसके पार्टिकल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स होते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होती है, उनकी जो अरेंजमेंट की जो व्यवस्था होती है, वो फिक्स होता है। उसके पार्टिकल जहाँ होंगे, मैं अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म बना करके उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके बताएंगे, कितना स्पेस है, कितना डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, फोर्स क्या है। तो आप ये देख लीजिए, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सॉलिड में जो पार्टिकल का पोजीशन है वह फिक्स्ड है, वह कंफर्म है, माने वो फिक्स्ड होता है, वह कहीं उसकी। लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल का जो पोजीशन है वह नॉट फिक्स, और गैस में भी आपका नॉट फिक्स। लिक्विड और गैस में इनका जो पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होने का मेन वजह यह है, ठीक, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। उनका क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। वह आप पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि लिक्विड का जो है कोई शेप फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखते हो उसी कंटेनर का शेप वो क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक। और गैस का तो कोई शेप ना वैल्यू फिक्स होता है। इतना क्लियर हुआ। हम चलेंगे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बारे में हमको देखना है। इसमें लिखा लो, हाई एंड वेरी हाई, ये दिया आपका। अब कहेंगे सर एनर्जी का मतलब सॉलिड में एनर्जी क्यों लो होगा, लिक्विड में हाई और गैस में वेरी हाई। तो आप ये मालूम है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, किसकी एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी, सॉलिड की नहीं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की एनर्जी यहाँ लिखा है लो, तो सही है। लो का मतलब ये है कि उनके पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट नहीं करते हैं। जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी। उनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा उनके मॉलिक्यूल्स जो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कुछ इसकी अपेक्षा हाई होती है। मतलब सॉलिड की अपेक्षा हाई होती है लिक्विड की एनर्जी, और सबसे ज़्यादा
गैस की होती है, लिखा भी है वेरी हाई, वेरी हाई होता है। मतलब क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मोशन करते हैं, रैंडमली करते हैं, जिग जैग, पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी में आगे, जिग जैग करते हैं, तो इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर एनर्जी होगी, इनकी पार्टिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन दिया है, आप ये बताइए, ऐसे भी हम दिमाग कॉमन सेंस लगा कर देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में डिफ्यूजन होगा ही नहीं, वो डिफ्यूज करेगा ही नहीं, ठीक। लिक्विड में थोड़ा बहुत डिफ्यूजन होगा और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? गैस में। आप डिफ्यूजन के बारे में जानते होंगे, आपको डिस्कस किया जाएगा, मैंने पहले बता दिया था, आप क्लास 8 से 9th में आए हैं, आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसको कई तरह का इसका डिफिनेशन दिया जाता है, डिफाइन किया जाता है कंसंट्रेशन के बेस पर, मान इस तरह से। तो डिफ्यूज करना माने फ्लो करने से होगा कि वो डिफ्यूज कैसे कर रहा है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके। तो डिफ्यूजन, इसमें आप ये भी देख लीजिए, कहेंगे कि सर सॉलिड का जो डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, तो आप बता देंगे ड्यू टू, देखिए लिखा भी, ड्यू टू द इमोबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। मतलब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वह इमोबाइल होते हैं, माने वह मूवमेंट नहीं करते हैं, और जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं होंगे, तो डिफ्यूजन कैसे होगा? उसका डिफ्यूज होगा ही नहीं। साफ साफ बता देना कि उसकी इमोबिलिटी माने वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो पैक्ड होते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं। जब टाइटली बाइंड होंगे, पैक होंगे, तो इसका मतलब उसमें जो है कोई भी थोड़ा सा भी जो है उसमें मूवमेंट नहीं होगा, तो डिफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट अब चलते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में, लिक्विड जो होता है इसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा बहुत डिफ्यूजन अधिक होता है, इसमें डिफ्यूजन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है गैस में, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में। आप देखते हो कभी गैस का डिफ्यूजन का आंसर कैसे? आप देखते हो सिलेंडर है, थोड़ा सा भी लीक करता है तुरंत फैल जाता है पूरे रूम में। इंसेंस है, ठीक, इंसेंस, जैसे आप अगरबत्ती जलाएं, उसको जैसे ही जलाएं उसकी पूरी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, उसकी जो स्मेल है पूरे रूम में क्या होती है? फैल जाती है, गैस फार्म होकर के। मतलब उनका डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, उनका डिफ्यूजन जो है बहुत तेजी से होगा। ये इतनी हमारी टॉपिक होगी आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले मैंने अभी हम लोग डिस्कस किए थे कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको मेंशन किया हूँ टॉपिक को, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का जो है कन्वर्जन कैसे होता है, आपस में वो कन्वर्ट कैसे होते हैं। यदि आप, मैंने तो टॉपिक बहुत लिखा हूँ, यदि आप देखें इसको, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर H2O, आप देखेंगे तो वाटर जो है, वाटर तीनों स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड स्टेट में एंड गैस स्टेट में। उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं एरो लगा है बीच में, इस तरह का एरो लगा, इस तरह से ऐसे एरो लगा। इस एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल। ध्यान दीजिए, यह जो एरो लगा है, इस एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल, माने वो रिएक्शन दोनों तरफ चल सकता है। मतलब जैसे आप यदि A से B बना रहे हो, तो आप चाहें तो B से A बन सकता है। आप कहेंगे कि सर आप दोनों तरफ एरो लगाए हैं, हाफ हाफ, यह एरो जो है रिवर्सिबल का एरो होता है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट, इस पर बताते हैं इस चीज़ को। देखिए, सॉलिड पर एक साइड का देखता हूँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इसका मतलब यह है कि सॉलिड को यदि आप फ्यूज करोगे, ठीक, आप थोड़ा सा उसको एनर्जी दोगे, तो सॉलिड जो है मेल्ट करके कहाँ चला जाता है? लिक्विड में।
देखो कह रहा है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग और फ्यूजन कहलाता है। ध्यान दीजिए, सॉलिड का जो है लिक्विड में चेंज होना ही मेल्टिंग और फ्यूजन कहलाता है। ठीक, कैसे होता है? तो थोड़ा सा उसको एनर्जी दीजिए, हीट कीजिए, ठीक, हीट करेंगे तो तुरंत लगेगा मेल्ट करने, पिघलने लगेगा, फ्यूज कर जाएगा, वो फ्यूज करा पिघलेगा। तो सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग और फ्यूजन कहलाता है। देखिए ऊपर एरो ऊपर लिखा हूँ, हाफ एरो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस में दिया इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, इसका मीनिंग यह है कि यह लिक्विड को जो हम हीट करते हैं या तो इवेपोरेट होता है या तो वेपोराइज होता है। इसी जगह मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, ठीक, दोनों का कन्वर्ट लिक्विड से गैस में चेंज होना, लिक्विड का किसी गैस में चेंज होना इवेपोरेशन के थ्रू या वेपोराइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन दोनों की जो फेनामेनन होती है, दोनों की जो प्रोसेस होता है अलग अलग होता है। वेपोराइजेशन का मतलब होता है, जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर को बॉयल कीजिए, हीट कीजिए तो बॉयल होगा, तो बॉयल होकर के भाप में निकलता है, वेपर में निकलता है। ठीक, तो इवेपोरेशन उसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन का मतलब होता है किसी भी वाटर को, किसी भी लिक्विड को एट द बॉइलिंग पॉइंट, किस पर? एट द बॉइलिंग पॉइंट पर जब उसको ले जाएंगे तो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। लेकिन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही रख करके उसको जो है लिक्विड से गैस में चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे। जैसे आप देखते हैं गड्ढों में पानी होता है, तालाब का पानी होता है, नदी का पानी होता है, जो आप गर्मी के दिन में देखते हैं सूख जाता है। सूखने का मतलब क्या है? वह धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन आगे हम अंतर बताएंगे। ओके, अब देखिए गैस का उल्टा। अब यहाँ देखिए गैस को यदि हम कूल करेंगे तो लिक्विड में आएगा, गैस को कूल करेंगे तो कहाँ आएगा? लिक्विड में आएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। और लिक्विड को और कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठीक, तो वह साइड में आ जाता है। तो उसी को हम लोग फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो यह इतना पॉइंट आपका हो गया। सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो उसको मेल्टिंग और फ्यूजन, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो उसको इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन कहेंगे, और गैस से वापस लिक्विड में आएंगे तो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक, और लिक्विड से वापस आप जो रिटर्न साइड में आते हैं तो प्रोसेस फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। ठीक, और यहाँ एक चीज और देख लीजिए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, जैसे कैम्फोर होता है, कपूर को जलाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भाप में निकलता है। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, वह लिक्विड में नहीं जाता है। और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में जाना, वह प्रोसेस क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। सॉलिड का गैस में चेंज होना सब्लिमेशन, और गैस का सॉलिड में चेंज होना डिपोजिशन कहलाता है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही डिस्कस किया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इनका एक एक डिफरेंस, इनका डिफिनीशन दे करके इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, और इसमें जैसे आपका मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।